सुंदरपुर गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सोहन बचपन से ही बहुत मेहनती और वफादार था। वह जो भी काम करता पूरी मेहनत और लगन से करता। सोहन रोज किसी न किसी के यहाँ काम करता और जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उसे से अपने और अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखता था। सोहन एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। सोहन के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर ले सके। सोहन की स्थिति इतनी खराब थी कि उसे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। सोहन अपने गांव का सबसे गरीब किसान था, इसलिए लोग इनको उतना इज्जत भी नहीं देते थे। बेटा, आज कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? सुबह से कुछ भी पेट में नहीं गया। लगता है मेरी ताकत अब जवाब देने लगी है। माँ, मैं सुबह से ही गांव में इधर उधर भटक रहा हूँ। खेतों में भी गया पर मजदूरी का काम कहीं नहीं मिला। कुछ लोग तो खुद परेशान हैं। बेटा, तू परेशान मत हो। भगवान सब देखता है। शायद वो हमारी परीक्षा ले रहा है। माँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। जब तुम बूढ़ी हो गई हो तो मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोचता है? तूने मेरा कितना ख्याल रखा है ये मुझे अच्छे से पता है। अभी बुरा वक्त है, लेकिन यह भी गुजर जाएगा। माँ, मैं अभी फिर से बाहर जाऊंगा। कहीं ना कहीं से कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। रात हो रही है बेटा, अब ज्यादा मत भाग। खाली पेट इतनी मेहनत मत कर। कहीं तुझे ही कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? माँ, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बस मेरे लिए दुआ करो। इतना कहकर सोहन अपने घर से बाहर निकलता है और पास ही के गांव चंदनपुर की ओर चल पड़ता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए अच्छा सा घर और खाना दे सकूंगा। चंदनपुर गांव पहुंचने के बाद सोहन एक एक घर का दरवाजा खटखटाने लगता है और हर बार वह अपनी भूख की बात करता और कुछ खाने के लिए मांगता। लेकिन दुर्भाग्य से उसे हर घर से निराशा ही हाथ लगती। कोई कहता, हमारे पास खुद ही मुश्किल से खाना आता है, तो कोई बिना जवाब दिए दरवाजा बंद कर देता। लोगों के ऐसे व्यवहार को देखकर सोहन की उम्मीदें टूटने लगती हैं। लगता है मुझे यहाँ पर खाने के लिए कोई कुछ नहीं दे सकता। हे ईश्वर, अब तू ही मेरी मदद कर। सोहन उदास होकर अपने घर की ओर जाने वाला ही होता है कि तभी उसकी नजर गांव के एक पुराने से घर पर पड़ती है। हो सकता है शायद यहाँ से मुझे कुछ खाने को मिल जाए। इतना कहकर सोहन उस घर के पास जाता है और उस घर का दरवाजा खटखटाता है। खटखटाने की आवाज सुनकर उस घर में से एक साधु बाबा निकलते हैं। बाबा सोहन की ओर देखते और उससे पूछते हैं, बेटा, क्या चाहिए? तुम इतनी रात को दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? बाबा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। माँ भी भूखी है और मैं भी बहुत जगह गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आप ही कुछ खाने को दे दो। सोहन की बातें सुनकर साधु बाबा को थोड़ा दया आ जाती है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आओ, पहले तो तुम पेट भर कुछ खा लो, क्योंकि ईश्वर किसी को भूखा नहीं रखता। साधु बाबा सोहन को कुछ खाने को दे देता है और सोहन भी पेट भरकर खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने मुझे खाना दिया। पता नहीं मैं इसका कर्ज कैसे उतार पाऊंगा। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जिंदगी में कभी हार मत मानना। ईश्वर हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो मेहनत करते हैं और सच्चे दिल से कोशिश करते हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बेटा, तुम्हारी जिंदगी जल्द ही बदलने वाली है। बस सच्चाई और मेहनत का हाथ थामे रखना। जी बाबा, जरूर। मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद साधु बाबा ने सोहन को आशीर्वाद दिया और एक छोटी सी पोटली थमाई। इसमें क्या है बाबा? बेटा, इसमें तुम्हारे और तुम्हारी बूढ़ी माँ के लिए खाना है। तुम इसे घर ले जाओ और अपनी माँ के साथ बैठकर खा लेना। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोहन ने पोटली संभाल कर रख ली और बाबा का धन्यवाद कर
अपने घर के लिए निकल गया। अपने घर पहुंचकर माँ कहाँ हो? देखो, मैंने आज के खाने का इंतजाम कर लिया है। इसके बाद मोहन और उसकी बूढ़ी माँ एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर वो दोनों सोने चले जाते हैं। सुबह जब सोहन फिर से अपने काम की तलाश में निकलता है तो उसे आज भी कोई काम जल्दी नहीं मिलता है। वह काम की तलाश में इधर उधर भटक ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर वहां के जमींदार हीरालाल पर जाती है। सोहन हीरालाल जमींदार के पास जाता है। मालिक, मुझे कुछ काम दे दो, क्योंकि कल से मेरे घर में खाने का एक भी अनाज नहीं है। अगर आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला तो आज भी हमें ऐसे ही भूखा रहना होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं भी किसी मजदूर की तलाश में हूँ। अब तुम मुझे मिल ही चुके हो तो मेरी तलाश खत्म हो गई। मुझे अपने खेत में काम कराना है, लेकिन मैं वहीं बैठकर देखूंगा कि तुम ठीक से काम कर रहे हो या नहीं। ठीक है मालिक, आप वहीं पर मेरे साथ रहना। इसके बाद सोहन हीरालाल के खेत में चला जाता है और पूरी लगन से काम करने लगता है और हीरालाल पास ही के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सोहन दिन भर खेत में काम करता है और उसके बाद उसकी दिन भर की मजदूरी हीरालाल उसे शाम को दे देता है। सोहन, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। अगर चाहो तो तुम कल भी यहाँ आकर काम कर सकते हो। जी मालिक, क्यों नहीं। इसके बाद सोहन अपने घर जाता है और उस दिन का राशन भी खरीद कर ले आता है। माँ देखो, आज भगवान ने हमारी सुन ली। मुझे आज काम मिल गया और यह देखो, आज की मजदूरी भी लेकर आया हूँ। अब हमारे भूखे सोने के दिन खत्म हुए। बेटा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। तूने इतनी मेहनत की, आखिर आज उसका फल मिला। फिर उसकी बूढ़ी माँ खाना बनाती है और दोनों अच्छे से पेट भरकर खा लेते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोहन हीरालाल के खेत में काम कर ही रहा होता है कि तभी वह देखता है कि हीरालाल उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। जब सोहन हीरालाल को उदास देखता है तो वह उससे पूछने जाता है, मालिक, आज आप इतना उदास क्यों है? क्या हुआ? कोई गंभीर बात है क्या? अरे नहीं सोहन, कोई बात नहीं। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। मालिक, साफ साफ दिख रहा है कि आप उदास हैं। आप मुझे बताइए, क्या परेशानी है? हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। नहीं सोहन, इस परेशानी का हल किसी के पास नहीं है। अरे मालिक, आप एक बार बताइए तो सही। हो सकता है कि मैं इस समस्या का हल निकाल सकूं। ठीक है तो सुनो, मेरे गांव के 2 जमींदार भाइयों ने मेरी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है। वह जमीन मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि वह मेरे दादाजी ने मेरे लिए छोड़ी थी। लेकिन धोखे से गांव के 2 जमींदार भाइयों ने उस जमीन को हड़प लिया है। मैं इसकी शिकायत पुलिस में भी नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं का साथ देती है। अच्छा, तो ये बात है। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपकी पुश्तैनी जमीन आपको वापस मिल सकती है। अच्छा, क्या तरकीब है? जल्दी बताओ। इसके बाद सोहन हीरालाल को सारी तरकीबें बता देता है। सोहन की तरकीब सुनने के बाद हीरालाल को वह तरकीब बहुत पसंद आती है। अरे वाह सोहन, क्या शानदार तरकीब निकाली है। अगर मुझे मेरी पुश्तैनी जमीन वापस मिल जाती है तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अरे नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम पर लग जाओ और कल से ही इस तरकीब पर लग जाना। ठीक है मालिक। इसके बाद सोहन अपना काम करने लगता है। अगली सुबह वह उस गांव के दोनों जमींदार भाइयों के पास जाता है और उनसे काम मांगता है। नमस्कार सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? कौन हो तुम? और यहाँ पर काम करने वाले चाहिए, यह तुम्हें किसने बताया? अरे सेठ जी, मैं हर दिन कहीं ना कहीं काम कर अपना पेट पालने वाला एक गरीब मजदूर हूँ। कभी किसी के यहाँ खेती कर लेता हूँ तो कभी किसी के यहाँ मजदूर बनकर जो काम मिल जाए कर लेता हूँ। यह सब तो ठीक है, पर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है।
क्या सेठ जी? मैंने सुना है पूरे गांव के सबसे बड़े जमींदार आप लोग हो और पूरे गांव में सबसे बड़ी जमीन आप लोगों के पास है, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ तो काम आराम से मिल जाएगा। नहीं भाई, हमारे पास कोई काम नहीं है। हमारे पास पहले से बहुत मजदूर है। इसका मतलब हीरालाल सेठ सही कह रहे थे आप लोगों के बारे में। क्या कहा हीरालाल सेठ ने हमारे बारे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। चलो अब मैं चलता हूँ। आप लोगों के पास तो कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँ? श्याम के मना करने के बाद सोहन जाने लगता है। तभी रमेश श्याम से उसे रोककर पता लगाने बोलता है कि हीरालाल ने उनके बारे में मोहन को क्या बोला है। अरे रुको भाई, इधर आओ जरा। एक काम है तुम्हारे लिए हमारे पास। श्याम के बुलाने पर सोहन फौरन उनके पास चला जाता है। अरे धन्यवाद सेठ जी, बोलिए क्या काम है? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आखिर पापी पेट का सवाल है। काम तो हम बता देंगे, पहले तुम यह बताओ, हीरालाल सेठ हमारे बारे में क्या बोल रहा था तुम्हें? देखो सेठ जी, आपके यहाँ आने से पहले मैं हीरालाल सेठ के यहाँ काम करता था, परंतु वह एक नंबर के कंजूस और बदतमीज आदमी है। इतनी मेहनत करने पर भी सही मजदूरी नहीं देते थे। इस बात पर कल मेरी उनसे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? क्या कहा तुमको हीरालाल सेठ ने हमारे बारे में? अरे हुआ यह कि जब मेरी हीरालाल सेठ से बहस हो रही थी, तभी उन्होंने मुझे कहा कि उनसे ज्यादा मंजूरी पूरे गांव में कोई नहीं देगा। तो मैंने भी ताव ताव में बोल दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार श्याम सेठ और रमेश सेठ से ज्यादा मंजूरी कोई नहीं देता। तभी तो उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। सही कहा ना मैंने सेठ जी? अरे हाँ भाई हाँ, आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हर मजदूर को उसके काम के हिसाब से सही सही मंजूरी मिले। वाह, क्या बात कही है आपने सेठ जी। हीरालाल सेठ तो मेरे हिसाब से आपके इतना शायद कभी सोच ही ना पाए। चलिए सेठ जी, मुझे भी मेरा काम बता दीजिए तो मैं भी काम पर लग जाऊं। श्याम और रमेश दोनों भी सोहन की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ खेतों में काम करने का काम दे देते हैं। श्याम के कहते ही सोहन उनके खेतों में काम करना शुरू भी कर देता है। इसी तरह कुछ दिनों तक सोहन श्याम और रमेश के खेतों पर काम करता है। सोहन बाकी मजदूरों से ज्यादा काम करता था। वह समय से पहले आ जाता और काम पर लग जाता और सब लोगों के जाने के बाद ही जाता। सोहन को इतनी मेहनत करते देख श्याम और रमेश आपस में बात करते हैं। अरे महेश भैया, यह सोहन तो बहुत मेहनती है। यह अकेला ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ उस दिन इसे हमने रोक लिया। हाँ भाई, बात तो तू पटेकी कर रहा है। अच्छा हुआ सोहन को हमने अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह बहुत मेहनती और ईमानदार भी है। आजकल के जमाने में ऐसा व्यक्ति मिलना घास के ढेर में सुई ढूंढने की तरह है। हाँ भैया, कुछ भी कहो, मेहनती तो बहुत है सोहन। इसके इतना काम शायद ही कोई करता होगा हमारे यहाँ। सोहन ने अपनी मेहनत से दोनों भाइयों का दिल जीत लिया था। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। रविवार की सुबह सुबह श्याम और रमेश अपने खेत के दौरे पर जाते हैं। जब वो अपने खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सोहन काम कर रहा होता है। सोहन को रविवार को भी काम करता देख श्याम बोलता है, अरे सोहन भाई, रविवार के दिन भी तुम काम कर रहे हो। आज तो आराम कर लिया होता। आराम? वो क्या होता है सेठ जी? मैं अकेला अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता हूँ घर पर, और अकेला व्यक्ति घर पर रहकर क्या ही आराम करेगा। इसलिए सुबह जल्दी ही आ जाता हूँ और काम पर लग जाता हूँ। इसमें मेरा दिल लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती व्यक्ति हो। एक काम करो, आज तुम काम रहने दो। जाओ जाकर वहां पेड़ के नीचे आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। मुझे काम करना पसंद है। ठीक है जय सोहन, फिर हम निकलते हैं। तुम्हारा जब मन करे अपने घर चले जाना। ठीक है सेठ जी। इसके बाद श्याम और रमेश
खेत को सोहन के भरोसे छोड़ वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब श्याम और रमेश अपने खेत पर आते हैं तो देखते हैं पुलिस वहां आई है। पुलिस को देखते ही दोनों दौड़े दौड़े आते हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो पहले ही इस जमीन के असली कागजात बड़े इंस्पेक्टर को दिखा दिए थे ना। अच्छा, यह जमीन तुम्हारी है ना? तभी तो तुम दोनों को अंदर करने आया हूं। अंदर मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। साफ साफ कहने की कोई जरूरत नहीं है। जरा अपनी नजर घुमाकर वहां देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। इंस्पेक्टर वर्मा के कहते ही दोनों भाई जब पलट कर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक संदूक रखा होता है जो कल रात गांव से चोरी हो गई थी। यह वही संदूक है जो कल रात गांव से चोरी हो गई थी। संदूक और चोरी का नाम सुनते ही दोनों भाइयों की हवा टाइट हो जाती है। अब बताओ, यह चोरी की संदूक तुम्हारे जमीन में क्या कर रही है? यह कहां से आया? हमारी जमीन में? हमें नहीं पता। चलो अब बहाना मत बनाओ। पहले गांव में चोरी करो और फिर अपने जमीन में लाकर छुपा दो, और फिर बोल रहे हो यह क्या है? नहीं थानेदार साहब, हमने कुछ नहीं किया। ये सब कहां से आया इस जमीन में हमें नहीं पता। वाह, क्या बात है। तुम्हारे जमीन से इस गांव का चुराया हुआ संदूक निकलते ही अपनी बात पलट रहे हो। इस मामले से बचने के लिए दोनों भाई कुछ तरकीब लगाने की सोचते हैं। तभी वहां सोहन आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस क्यों आई है? कुछ हुआ है क्या? हाँ सोहन, देखो, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में ये गांव का चुराया हुआ संदूक आ गया है। क्या संदूक? ये कहां से आ गया? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए आप दोनों मालिक। हाँ सोहन, अब तू ही कुछ तरकीब बता जिससे हम इससे बाहर आ सके। तीनों को खुसुर फुसुर करता देख इंस्पेक्टर कहता है, चलो अब कोई तरकीब मत बनाओ। दोनों में से एक भाई तो पक्का जाने वाला है जेल में। अब तुम दोनों ही फैसला करो कौन जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, हमें बस 5 मिनट दीजिए, अभी हम फैसला करके आते हैं कौन जाएगा जेल। ठीक है, जल्दी जल्दी तय करो। किसको लेकर जाऊं मैं जेल? ठीक है इंस्पेक्टर साहब। सोहन, श्याम और रमेश इंस्पेक्टर से थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं। देखो मालिक, दोनों भाइयों के फंसने से अच्छा है कोई एक भाई फंसे। अब आप लोग सोचिए कौन जाएगा जेल। सोहन भाई, हम दोनों ही अंदर नहीं जाना चाहते। कोई तरकीब लगाओ भाई जिससे हम दोनों बच जाए। मालिक, एक बात बोलो, इस संदूक को देख के तो लगता है कि यह संदूक किसी बड़े आदमी का है। अगर उन्हें पता चला कि अपने चोरी की है तो आपको उम्र कैद तो जरूर होगी। एक तो श्याम सेठ पहले से डरा हुआ था और सोहन से यह सुनते ही श्याम डर के मारे फटाफट पूरी कहानी सोहन को बता देता है। देखो सोहन भाई, सच्ची सच्ची कहूं, यह जमीन तो हमने बस कुछ महीने पहले ही हड़पी थी अपने चचेरे भाई हीरालाल से। श्याम से जमीन हड़पने की बात सुन सोहन ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। क्या कहा मालिक? हड़पी थी जमीन? मैं कुछ समझा नहीं, जरा साफ साफ बताइए। श्याम जमीन हड़पने वाली पूरी कहानी सोहन को बता देता है। श्याम से पूरी कहानी मोक जबानी सुनते ही सोहन कहता है, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है, तो एक काम कीजिए मालिक। आप सबसे पहले जाकर इंस्पेक्टर वर्मा को बोल दीजिए ये जमीन हीरालाल सेठ की है। इंस्पेक्टर को बोलना हमने तो बस कुछ महीना पहले ही ये जमीन उनसे बस काम करने के लिए ली है, बाकी का मैं संभाल लूंगा। अरे मोहन, पर इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी, उसका क्या? नहीं मालिक, आप शायद मेरी तरकीब अब तक समझे नहीं। आप जब ये इंस्पेक्टर को बोलोगे ये जमीन हीरालाल सेठ की है तो पुलिस किसको पकड़ेगी? हीरालाल सेठ को। और हीरालाल सेठ के अंदर जाते ही ये जमीन फिर से आप लोग हड़प लेना, समझे? इससे आप लोग भी बच जाओगे और जमीन भी आपकी रहेगी। सोहन की तरकीब सुन दोनों भाई दंग रह जाते हैं। वाह सोहन भाई,
तुम तो बहुत दिमाग वाले हो। आज तक तो तुमने हमें अपने बल से प्रसन्न किया था, पर आज तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। सोहन की तरकीब सुन तीनों इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और इंस्पेक्टर को सब वैसे ही बोलते हैं जैसे सोहन ने उन्हें कहा था। इंस्पेक्टर साहब, यह जमीन हमारी नहीं है। हमने तो बस काम करने के लिए यह जमीन हमारे चचेरे भाई हीरालाल सेठ से ली थी। वाह, जब तुम खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपने आप को बचाना चाहते हो? नहीं साहब, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो सोहन से पूछ लीजिए। यह हमारे पास बस अभी काम कर रहा है। इसके पहले यह हीरालाल के पास काम करता था। बोलो सोहन, यह जमीन किसकी है?